Hello students, in this video we will discuss about theory of demand in microeconomics chapter number 5. So let's start. So in this chapter we are going to discuss about concept of demand, demand schedule, demand curve and slopes, law of demand and much more. So we'll starting this chapter with concept of demand. So what is demand? So demand is a quantity of commodity which a consumer wishes to purchase at a given level of price and during a specific period of time. In other words, demand for a commodity refers to the desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and the willingness to spend. Okay, now what is the line? Desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power. Sufficient purchasing power and the willingness to spend. Okay, so it is a basic point of demand. सबसे पहले डिमांड के लिए क्या होना ज़रूरी है? एक विशफुल थिंक होना ज़रूरी है, एक विश होना ज़रूरी है. विश करने के साथ में आपके पास में इनफ इनकम होना ज़रूरी है. इनकम होने के साथ साथ विलिंग टू स्पेंड होना भी ज़रूरी है. ओके, विलिंग टू स्पेंड यानी पैसा है लेकिन आप उसे खर्च नहीं करना चाहते, तो वो क्या रहेगी? वो सिर्फ एक डिज़ायर बनी रहेगी, वो आपकी डिमांड नहीं कहलाएगी. ओके, देख लेते हैं कि विश या फिर एक डिज़ायर किस चीज़ को बोलते हैं. तो desire is just a wish for a commodity, and a person can desire a commodity even if he does not have the capacity to buy it from the market, whereas demand is desire backed by purchasing power. That is to say, whatever an individual is willing to buy from the market in a given period of time at a given price. A poor person can desire to own a car, but that will not become a demand because he does not have the purchasing power to buy a car from the market. So the concept or the difference between the concept of desire and the concept of demand is desire to purchase. Okay, desire to purchase. Now willing to spend and purchasing power, ये तीनों चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है. सपोज कीजिए you desire to have a LED TV, right? But you do not have enough money to buy it. Then this desire will remain just a wishful thinking. क्या रहेगी? सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है. इट विल नॉट बी कॉल्ड अ डिमांड. क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि आपके पास में पैसा नहीं है, परचेजिंग करने के लिए पैसा नहीं है. जबकि हमने पहले ही डिमांड की जो थ्योरी थी उसमें क्या पढ़ लिया? दैट डिमांड फॉर कमोडिटी रेफर्स टू द डिज़ायर. फर्स्ट थिंग डिज़ायर. सेकेंड थिंग सफिशिएंट परचेजिंग पावर. परचेजिंग पावर दैट मीन्स आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए, आपके पास इतना मनी होनी चाहिए कि आप उसे परचेज कर सको उस डिज़ायरेबल कमोडिटी को. एंड थर्ड वन इज़ विलिंग टू स्पेंड. ठीक है, यानी आप कंजूस नहीं होने चाहिए. आपके पास जो पैसा है वो आप कमोडिटी पे खर्च करना चाहिए. अगर आपको उसे ख़रीदना है तो आपको पैसा खर्च करना होगा. ओके, तभी इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वही मिलकर बनेगा डिमांड. ओके, अगर आप सिर्फ डिज़ायर कर रहे हो दैट इज़ नॉट डिमांड. आपके पास पैसा भी है, ठीक है, आपके पास पैसा है लेकिन आप उसे खर्च नहीं कर रहे हो, तब भी वो डिमांड नहीं बनेगी. ओके, सो नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनल इंडिविजुअल डिमांड. डिमांड देखिए, डिमांड को जो कॉन्सेप्ट है हम दो तरह से पढ़ेंगे. एक पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा पढ़ेंगे हम मार्केट डिमांड. तो पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल डिमांड. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनल या फिर इंडिविजुअल डिमांड. सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कौन सी चीज़ सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड को इम्पैक्ट करती है. फैक्टर क्या है? कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है किसी भी कमोडिटी के डिमांड को इंडिविजुअल सीरीज़ में. सो फर्स्ट वन इज़ प्राइस ऑफ द कमोडिटी. लेट्स अज्यूम कि एक चीज़ है, एक पेन है, ठीक है, आप उसे डिज़ायर कर रहे हो ख़रीदने के लिए. वो आपके बजट से बाहर है क्योंकि हम बजट लाइन पढ़ चुके हैं. ठीक है, बजट से बाहर है यानी मेरी जो इनकम है उससे वो बाहर है. ठीक है, तो क्या करोगे? आप उस पेन को ख़रीदोगे? नहीं ख़रीदेंगे. ठीक है, तो यानी कि किसी भी कमोडिटी को की डिमांड जो होती है उसका सबसे स्ट्रॉन्ग जो फैक्टर होता है दैट इज़ प्राइस ऑफ द कमोडिटी. व्हाट? दैट इज़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. यानी प्राइस किसी हद तक डिसाइड करती है कि उसकी जो डिमांड होगी मार्केट में वो क्या रहने वाली है. तो इसी को लेकर के हम अगर पढ़ें तो इन्वर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी. इन्वर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी. यानी कि क्या बताया गया है कि हम मान लेते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को, कोई एक कमोडिटी है, उसकी एक हमने प्राइस मान लिया. ठीक है, एक कमोडिटी की यानी पी एक्स यानी एक्स कमोडिटी का प्राइस, और दूसरी चीज़ हमने मान ली क्वांटिटी डिमांडेड.
उसी की एक्स प्राइस की। ओके, तो क्या होगा, अगर देखिए इन्वर्स रिलेशनशिप बताया गया है, इन्वर्स रिलेशनशिप, तो इन्वर्स रिलेशनशिप किस तरह से होगा, किसी वस्तु का, किसी भी एक्स कमोडिटी की अगर प्राइस बढ़ती है यानी हाई जा रही है, ऊपर जा रही है, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, वो गिरने लगेगी, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट अगर जो प्राइस है वो गिरती है तो क्वांटिटी में डिमांड बढ़ जाएगी, क्वांटिटी की डिमांडेड बढ़ जाएगी। सो दैट इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप। ओके, और इसी इन्वर्स रिलेशनशिप को यहाँ बताया भी गया है कि एक्स कमोडिटी का जो प्राइस है अगर वो बढ़ता है तो उसकी जो डिमांड है वो नीचे चली जाएगी। इसी तरह से अगर प्राइस किसी कमोडिटी एक्स कमोडिटी का घटता है, नीचे जाता है, तो उसकी डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। ये शेड्यूल दिया गया है कि प्राइस था, इसका शेड्यूल दिया गया है। सबसे पहले शेड्यूल देख लेते हैं। प्राइस किसी कमोडिटी का है 1 रुपीज़ पर यूनिट, तो उसकी डिमांड है 50, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसका रेट बढ़ता जाता है, अब प्राइस हो गया 5 रुपीज़, तो उसकी डिमांड कितनी रहेगी, 10 रुपीज़, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द नंबर ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, नाउ it means with the rise in price of the commodity the demand of the commodity falls and the vice versa। यानी जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, या फिर अगर प्राइस कम होता है तो किसी वस्तु की जो डिमांड है, किसी कमोडिटी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ पे एक शेड्यूल हमने ये देख लिया था, ये शेड्यूल दिया हुआ था हमें। इसी के साथ में एक कर्व दिया गया है जिसमें आपको देख ही सकते हो आप लोग, ये ओरिजिन, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे दिया गया है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए क्वांटिटी। इसमें पहला पोर्शन है Q1, ये है Q एंड Q2, उसके बाद में है P, P1 एंड P2, ठीक है। तो सबसे पहले क्वांटिटी अगर हमारे पास Q है और प्राइस ये था, नॉर्मल था, ठीक है। इसके बाद में अगर कमोडिटी की जो प्राइस है हम P1 कर देते हैं, तो क्या होगा, क्वांटिटी बैकवर्ड शिफ्ट कर गई, पीछे शिफ्ट कर गई, ठीक है। इसी तरह से अगर प्राइस नीचे चला गया P2 यानी प्राइस कम हो गया, ठीक है, तो आप देखते हो कि क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ गई। ओके, तो एक परफेक्ट शेड्यूल या फिर आपको जो गिवन शेड्यूल है, इसी के साथ में जो हमने ये शेड्यूल बनाया है या फिर ऑलरेडी जो दिया गया है, इसमें आप इसी का एक कर्व बनाकर देख सकते हो। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमारा डिमांड कर्व बनता है। ओके, तो पहला फैक्टर हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा फैक्टर देखते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। तो सबसे पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले हमने देखा कि एक्स कमोडिटी जो हमें ख़रीदना था उसका अपना प्राइस, एक्स कमोडिटी का अपना प्राइस, ठीक है, वो क्या काम कर रहा था। अगर एक्स कमोडिटी का अपना प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड उसकी बढ़ रही है। अगर एक्स कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड एक्स कमोडिटी की घट रही है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे मार्केट में जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं या फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं डिमांड पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम एक गुड की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं, एक कमोडिटी की जगह पर हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी दोनों ही इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन टी की जो कॉस्ट है वो कॉफ़ी की अगर कॉस्ट से हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा कि कॉफ़ी की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है और टी की जो कॉस्ट है वो कम है, ठीक है। इसी तरह से तो ये क्या हो गया, यानी कि एक दोनों हैं तो पेय पदार्थ बेवरेजेस हैं, बट कॉफ़ी का जो प्राइस है वो ज़्यादा है और टी का जो प्राइस है वो कम है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे देखो सबसे पहले, यानी कमोडिटी एक्स का अगर प्राइस बढ़ता है, कमोडिटी एक्स का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड होगी, जो उसकी सब्स्टिट्यूट गुड थी, मान लेते हैं एक्स की जो सब्स्टिट्यूट गुड है वो यहाँ पर वाई है, ठीक है। एक्स की सब्स्टिट्यूट गुड यहाँ पर वाई है। तो एक्स कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, डिमांड ऑफ वाई कमोडिटी बढ़ जाएगी, डिमांड ऑफ वाई कमोडिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। डिमांड ऑफ वाई कमोडिटी भी बढ़ जाएगी। सपोज करो कि भाई एक्स जो थी ये कॉफ़ी थी और कॉफ़ी का जैसे ही प्राइस बढ़ा, ठीक है, जैसे ही कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा तो डिमांड किसकी बढ़ने लगी, हमारी टी की। और ये किस वजह से हुआ कि लोग कॉफ़ी से शिफ्ट करने लगे टी पर, ठीक है। इसी का अगर हम रिवर्स कर दें
तो एक्स कमोडिटी के प्राइस में अगर कमी आने लगती है, एक्स कमोडिटी के प्राइस में अगर कमी आने लगती है, ठीक है, तो उसकी क्या होगा, तो वाई कमोडिटी की डिमांड में ऑटोमेटिकली कमी आने लगेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर कॉफ़ी के प्राइस में कमी आने लगी तो क्या होगा, टी से लोग शिफ्ट कर जाएंगे फिर से कॉफ़ी की तरफ और वो टी को निगलेक्ट करने लगेंगे, ठीक है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स are those goods which can be used in place of another goods and give the same satisfaction to a consumer. There would always exist a direct relationship between the price of substitute good and demand for given commodity. यानी इसमें कैसा रिलेशनशिप होगा, प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि अगर एक्स कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी सब्स्टिट्यूट गुड जो होगी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्लियर। और अगर प्राइस कम होता है एक्स कमोडिटी का तो उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड वाई होगी उसकी जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे हमें एक कर्व दिया गया है, सो दैट इज़ वाई एक्सिस पे हमें प्राइस ऑफ कॉफ़ी दिया है और एक्स एक्सिस पे डिमांड फॉर टी दी है, ठीक है। तो पी से जैसे ही ये देखिए पी पॉइंट यानी कि एक नॉर्मल पॉइंट है, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी दैट वाज क्यू, ठीक है, डिमांड फॉर टी। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ा, जैसे ही प्राइस कॉफ़ी का बढ़ा तो इसमें क्या हो गया, डिमांड फॉर टी वो भी ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड शिफ्ट कर गई, यानी वो भी आगे चली गई। तो इससे हमें क्या मिलता है, ये न्यू जो कर्व हमें मिला ये एक तरह से क्या है, ये सब्स्टिट्यूट गुड का, यानी जो कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने से टी की जो डिमांड है वो बढ़ गई, ओके। नाउ व्हाट आर, दूसरा जो हमने पढ़ा था दैट वाज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एक यानी पहले वाले कमोडिटी के बिना वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर पहली कमोडिटी में अगर प्राइस बढ़ता है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्राइस जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं वो पहले वाले गुड्स के बिना यानी अपने ओरिजिनल गुड्स होते हैं उनके बिना काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। व्हेन प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज, डिमांड फॉर ए गिवन गुड से एक्स फॉल्स एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल के तौर पे पेन एंड इंक हो गए, ब्रेड एंड बटर हो गए, कार एंड पेट्रोल हो गए। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज विच आर यूजलेस इन द एब्सेंस ऑफ अदर गुड्स एंड विच आर डिमांडेड जॉइंटली, यानी जॉइंटली इनको यूज़ करना होता है, जॉइंटली इनकी डिमांड होती है, ठीक है। There would always exist an inverse relationship between price of complementary goods. तो कैसा रिलेशनशिप होगा इनका, इन्वर्स रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी, ठीक है। तो इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। इन्वर्स रिलेशनशिप क्या होगा, यानी जब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घट जाएगी, ठीक है। इससे पहले जब सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने देखा तो प्राइस ऑफ ओरिजिनल गुड्स जब बढ़ता है तो डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ जाता है, भी बढ़ता है, ठीक है, यानी कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप था। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में क्या होगा, जब ओरिजिनल गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, जब ओरिजिनल कमोडिटी का जब प्राइस बढ़ेगा तो उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगी उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, ओके। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, सबसे पहले दिया गया है प्राइस ऑफ कार वाई एक्सेस पे और एक्सेस पे दिया गया है डिमांड फॉर पेट्रोल। सो प्राइस जो था पहले पी था, ओके, प्राइस पहले पी था, बट अब क्या हुआ, प्राइस ऑफ कार कम हो गया, ठीक है, प्राइस ऑफ कार कम हो गया, तो इसमें क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, डिमांड फॉर पेट्रोल बढ़ गई। अगर इसी का हम और दूसरा बनाने चाहें तो ये देखिए, अगर प्राइस हम बढ़ा देते हैं, अगर हम प्राइस बढ़ा देते हैं तो डिमांड फॉर पेट्रोल क्या हो जाती, कम हो जाती, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि जब ओरिजिनल कमोडिटी या ओरिजिनल गुड का प्राइस बढ़ता है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और जब ओरिजिनल गुड्स का प्राइस कम होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, ओके। सो दैट इज इन्वर्स रिलेशनशिप। तो कल हम पढ़ेंगे इनकम ऑफ ए कंज्यूमर और ये किस तरह से इम्पैक्ट करती है। तब तक इसको समझिए और आप लोगों को जो डेफिनेशंस याद करनी होगी, डिफरेंस याद करना होगा, दैट इज़ नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। सो टिल देन टेक केयर।